हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी होली के टाइम पे 3-4 दिन आपको मटेरियल सेंड नहीं किया है। अभी अब रेगुलर बेसिस पे आपको टाइमली मटेरियल मिल जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो सेंड करते हैं, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलता है, फिर उसका ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, आपका पूरा सिलेबस भी करवाया जाएगा और उसका रिविजन भी करवाया जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा। 19 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 20 डिस्कस करेंगे। ये पूरे सिलेबस पे बेस्ड है। आगे आपको यूनिट वाइज और पूरे सिलेबस वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर आदिव्रत नामक राज्य जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय स्थित है? मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर आदिव्रत नामक राज्य जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय स्थित है? आदिव्रत राज्य जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में, जो काफी फेमस एक पर्यटन स्थल है खजुराहो, वहां पे स्थित है। खजुराहो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। संस्कृति विभाग जो है उसके द्वारा यहाँ पे इसको संचालित किया जाता है और मेनली यहाँ पे गोंड, बैगा, भील, कोरकू, कोल, ये जो राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं उनकी संस्कृति, पारंपरिक आवास, कला और जो उनकी कलाकृति है उनका प्रदर्शन होता है। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों को उनके होने वाले वर्ष के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना। ये जनजातीय विद्रोह हैं, उनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको व्यवस्थित करना है, जो भी घटनाएं हैं इनको। सबसे पहले आएगा इसमें, देखिए, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ है? तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है ये जुलाई 1930 का है, जुलाई 1930 का है। टूरिया जंगल सत्याग्रह है ये अक्टूबर 1930 का है, अक्टूबर 1930 का है। अंबापानी युद्ध है, अंबापानी का युद्ध ये अप्रैल 1858 का है, 1858 का। और राजा शंकर शाह का बलिदान ये सितंबर 1857 का है। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल जिले का है। ये घोड़ा डोंगरी कोरकू जनजाति से संबंधित है और इसमें बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी कोरकू जनजाति में इन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविना अवज्ञा आंदोलन, उसके तहत जंगल सत्याग्रह है ये। गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था जुलाई अगस्त 1930 में। इसके बाद में जो टूरिया जंगल सत्याग्रह है सिवनी जिले से संबंधित है। सिवनी जिले का टूरिया या तूरिया गांव में ये 9 अक्टूबर 1930 को मुड्डेबाई, रामप्रसाद, इनके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह शुरू किया गया था और पुलिस ने यहाँ पे फायरिंग की थी, जिसमें कई लोग शहीद हुए थे, इंक्लूडिंग विमेन्स। और ये घोड़ा डोंगरी के बाद हुआ है। अंबापानी का जो युद्ध है, भीमा नायक जो बड़वानी से, उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद भी भील विद्रोह जारी रखा और अप्रैल 1858 को अंबापानी ये बड़वानी में है, बड़वानी सिलावट एरिया है, वहां पे है। इसमें ब्रिटिश सेना के साथ ये निर्णायक युद्ध हुआ था और इसमें ब्रिटिश सेना को लीड कर रहे थे कैप्टन कीटिंग। राजा शंकर शाह का बलिदान है। गोंड शासक थे शंकर शाह गढ़ामंडला के और उनके पुत्र थे कुंवर रघुनाथ शाह। उन्होंने 1857 का रिवोल्ट 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में तोप से उड़ाकर इनको फांसी की सजा दी गई थी ब्रिटिश रॉयल कमीशन द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, सबसे पहले फोर्थ आएगा 1857, इसके बाद थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ए इसका करेक्ट आंसर है। अभी रेगुलर आपको यहां से टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए myupsc.in या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में आपको यहां से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, रिवीजन भी पूरा करवाया जाएगा यहां से। 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी साक्षरता दर में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? सबसे ज्यादा वृद्धि परसेंटेज वाइज कौन से जिले ने दर्ज किए 2001 से 2011 के बीच में? लिटरेसी रेट में परसेंटेज वाइज पूछा है। देखिए, इसका आंसर आएगा सर्वाधिक। अगर हम देखें तो इंदौर का साक्षरता दर 2001 में कितना था?
75.3, और 2011 में इंदौर का कितना हो गया 80.9 के अराउंड। तो इसमें 5.6 की वृद्धि हुई है, 5.6%। अलीराजपुर का देखेंगे तो अलीराजपुर 2001 में 21.3% यहाँ पे लिटरेसी रेट थी, साक्षरता दर, और 2011 में हुई है 36.1, इसमें 14.8 का वृद्धि हुआ है। सिंगरौली में देखेंगे तो सिंगरौली में 48.1 था 2011 में, और यहाँ पे हुआ है 60.4%, यहाँ पे 12.3% की वृद्धि हुई है। झाबुआ का देखेंगे तो झाबुआ में इसमें 36.9 था और फिर 43.3%, तो यहाँ 4% की वृद्धि हुई है। अब इसमें एक चीज देखनी होगी कि अलीराजपुर सिंगरौली ये 2008 में ये नए जिले बने हैं, अलीराजपुर और सिंगरौली। तो 2001 का जो डेटा था वो प्रेजेंट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये बताया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा अलीराजपुर आएगा। इसमें एक चीज और, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 2001 में ओवरऑल स्टेट की, पूरे स्टेट की जो थी 2001 में ये 63.7% थी, और 2011 में बढ़ के और ये 69.3% हुई है। ओवरऑल पूरे बात कर रहे हैं हम इसकी मध्य प्रदेश स्टेट की, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है 5.6% की। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी 2001 और 2011 के बीच में, तो इंदौर की जितनी बड़ी है उतनी ही मध्य प्रदेश की बड़ी है। अब इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है, यहां तो परसेंटेज वाइज पूछा है, अगर हमसे पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता दर, तो सर्वाधिक साक्षरता दर जबलपुर की है, जबलपुर का है सर्वाधिक साक्षरता दर 81.1%, ये सर्वाधिक जबलपुर का है। उर्मिल परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई सुविधा प्राप्त करता है? उर्मिल परियोजना, इस परियोजना में मेनली छतरपुर जिले की काफी हेक्टेयर, हजारों हेक्टेयर लगभग भूमि सिंचित होती है। इसके अलावा देखेंगे मध्य प्रदेश का छतरपुर, बाकी इसमें उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला है, उसको भी इसका बेनिफिट मिलता है। तो ये अगर आप देखेंगे छतरपुर, हमीरपुर, तो ये आ जाता है बुंदेलखंड रीजन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15 के तहत राज्य सरकार किसी अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त कर सकती है, बशर्ते उसके पास कम से कम कितने वर्षों का वकालत का अनुभव हो। ये अधिनियम है SC/ST एक्ट 1989, इसकी धारा है 15। इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट किसी अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त कर सकती है, उसके पास कम से कम 7 साल का, मिनिमम 7 साल का उसके पास अनुभव होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? मध्य प्रदेश जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका चेयरमैन और उसके जो मेंबर हैं उनके लिए जो एक सिलेक्शन कमेटी गठित की जाती है, इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं? इसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ये चयन समिति में चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्य के जो गृह मंत्री हैं वो होते हैं, और विधानसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, विपक्ष के नेता, वो होते हैं। इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, उनसे केवल एडवाइस ली जाती है, परामर्श लिया जाता है, वो इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, सितंबर 1995 में, 13 सितंबर 1995 को भोपाल में इसकी की गई थी स्थापना। भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, और उसकी वजह है क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कंपटीशन चलता रहता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है भारत का मध्य प्रदेश को। लेकिन अब जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया है
हालांकि आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे सेपरेट टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि वहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वो काफी डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, आपका डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जो बजट और सर्वे को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अभी जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे है 25-26, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन उत्पादन में अब सेकंड नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे, जबकि महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर है। इसमें लगभग 52.2 लाख टन इसमें महाराष्ट्र ने प्रोडक्शन हुआ है सोयाबीन का, और लगभग 44 लाख के आसपास 43.24 लाख है, इतना मध्य प्रदेश ने किया है अभी जो सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे इसमें राजस्थान है। प्रसिद्ध वनविद चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण के अनुसार, चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश के वनों को कितने प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है? प्रमुख समूहों का पूछा है, कितने इसमें मेजर ग्रुप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर ग्रुप्स। देखिए ये चैंपियन और सेठ का जो वर्गीकरण है ये काफी फेमस है, 1968 का है इनका ये वर्गीकरण। इसके अकॉर्डिंग जो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था इन्होंने मध्य प्रदेश को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था, और वो 5 मेजर ग्रुप्स कौन से थे? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। दूसरा जो था इसमें ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है पहला, ये मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा भूभाग पे पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन समूह है ये, लगभग 88% के आसपास ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में, पहले नंबर का है जो। और इसमें सागौन, तेंदू, पलास, ये इस तरह के वृक्ष होते हैं, और इसके लिए 75 to 100 सेंटीमीटर का बारिश चाहिए इसके लिए। छतरपुर, पन्ना, सागर और जो मिडल मध्य प्रदेश कह सकते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश कह सकते हैं, वहां पे ज्यादातर पाया जाता है ये। इसके बाद में दूसरा जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये उस तरह के क्षेत्रों में मिलते हैं ये वन जहां पे बारिश ज्यादा होती है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट वृक्ष होते हैं वो जैसे साल है, बांस, महुआ, यहाँ पे इसको चाहिए सेकंड नंबर वाला ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस को 100 से और 150 सेंटीमीटर के आसपास बारिश चाहिए इसको, और मेनली ये पाए जाते हैं ज्यादा बारिश जैसे मंडला, बालाघाट, सीधी, इन एरियाज में। तीसरा जो ग्रुप है चैंपियन और सेठ के अकॉर्डिंग वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, और इसके लिए इसको मेनली मतलब इसमें जो कटीले वन वगैरह पाए जाते हैं ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे बबूल, खेजड़ी, बेर, इनके, जहां पे लेस देन 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, जैसे कि श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, वहां पे। चौथे नंबर का जो है इसमें वो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट ये होता है। ये जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें पाए जाते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट। यहाँ की वनस्पति जो अदर क्षेत्र हैं उनसे थोड़ी अलग होती है और सदाबहार जैसी दिखती है, जैसे कि सतपुड़ा रेंज है वहां पे इसी तरह के यही कैटेगरी है, विशेष करके जो पंचमढ़ी है वहां पे। पांचवा जो है चैंपियन और सेठ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, मेजर जो वर्गीकरण है ये लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट है, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। इसमें ये बहुत ही सीमित है एक्चुअली, ये क्षेत्र नदियों के किनारे पाए जाते हैं और इनका अस्तित्व बहुत कम, और जो माइक्रो क्लाइमेट वाले क्षेत्र हैं, विशिष्ट सूक्ष्म जलवायु वाले क्षेत्र वहां पाए जाते हैं। तो ये 5 ग्रुप हैं मेजर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 23-24, एक क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा एग्जाम में, ये मान के चलिए आप। लेटेस्ट यही है 23-24 में मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है? देखिए मध्य प्रदेश का जो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें सबसे ज्यादा सुधार दिखाया है, जबरदस्त इसमें सुधार हुआ है, वो है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में नीति आयोग का जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश ने इसमें इसका स्कोर था 54, डेस्ट्रक्टिव इंप्रूवमेंट कहा जा रहा है, 54 से ये 67 हो गया है। और अब इसी की वजह से मध्य प्रदेश फ्रंट रनर अप कैटेगरी में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो गरीबी निवारण है, उसमें भी सुधार हुआ है मध्य प्रदेश में, जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें। एक इसमें एसडीजी 12 है जो उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन का पूछ लिया जाता है, रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड उसका यूटिलाइज करना, तो उसमें एसडीजी 12 में मध्य प्रदेश का स्कोर 92 है। और इसके अलावा देखेंगे तो जो स्वच्छ ऊर्जा है, जो क्लीन एनर्जी है, सस्ती और क्लीन एनर्जी, वो आता है एसडीजी 7 में, उसमें मध्य प्रदेश का 90 है। जो लाइफ ऑन लैंड है, जीवों का जीवन मध्य प्रदेश, वो एसडीजी 15 में आता है और उसमें मध्य प्रदेश का 90 है। स्वच्छ जल और स्वच्छता, ये ऑप्शन सी, ये आता है एसडीजी 6 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में, और इसमें मध्य प्रदेश का है 87। और जो शहर समुदाय है एसडीजी 11 उसमें 86 है। हालांकि कई क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन जो जेंडर इक्वलिटी है उसमें अभी मध्य प्रदेश का स्कोर 50 से नीचे है और इसमें सुधार की जरूरत है जेंडर इक्वलिटी में, और वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 5, जेंडर इक्वलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर अभी 50 से नीचे है और इसमें सुधार की काफी जरूरत है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा जलवायु कार्रवाई। मध्य प्रदेश का ओवरऑल देखा जाए तो 2020-21 से 2023-24 में, 2020-21 में मध्य प्रदेश का जो ओवरऑल स्कोर था 62 था और 2023-24 में ये 67 हो गया है ओवरऑल। इसी वजह से मध्य प्रदेश पहले 2020-21 में परफॉर्मर कैटेगरी में था और अब मध्य प्रदेश फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गया है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति का संबंध सिडोली प्रथा से है? सिडोली प्रथा से कौन सी जनजाति का संबंध है? ये कोरकू जनजाति से संबंधित है और ये एक महत्वपूर्ण प्रथा है जिसमें मृत्यु संस्कार प्रथा है, जिसमें मृतक की याद में कोई लकड़ी का एक स्तंभ गाड़ा जाता है जिसे मुंडा कहा जाता है। तो ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, जो दक्षिणी जिले हैं, उनमें ज्यादातर पाई जाती है, रहते हैं कोरकू जनजाति के लोग, जैसे कि बैतूल है। बैतूल के अलावा देखेंगे तो जो नर्मदापुरम है, पहले होशंगाबाद था, अब नर्मदापुरम हो गया, छिंदवाड़ा है या फिर खंडवा है, ये जो जिले हैं इनमें कोरकू जनजाति ज्यादा निवास करती है। और एक इनके डांस का पूछ लिया जाता है, चटकोरा नृत्य इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कोरकू जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य चटकोरा। और इनमें कोरकू समाज में पंचायत का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। बुंदेला विद्रोह और उसके नेतृत्वकर्ता, इनको सही सुमेलित करना है। 1842 का बुंदेला विद्रोह और कहां किसने लीड किया है? जवाहर सिंह बुंदेला, ये चंद्रपुर के जमींदार थे। चंद्रपुर सागर जिले में आता है, ये यहां के जमींदार थे जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर के। इन्होंने ही सबसे पहले सागर में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। मधुकर शाह है, ये नरहुत से है इनका संबंध। नरहुत भी ये सागर में ही आता है, सागर जिले में। राजा बख्त अली का देखा जाए तो ये शाहगढ़ के राजा थे। कहां के राजा थे? शाहगढ़ जो सागर और दमोह इस एरिया में था। और इसके बाद डिलन शाह हैं, ये मदनपुर के थे। मदनपुर जो अब नरसिंहपुर में गोंड राजा थे ये, और नरसिंहपुर क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था और बुंदेलों के साथ मिलकर अंग्रेजों को इन्होंने चुनौती दी थी। तो करेक्ट आएगा 2143।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल बजट व्यय में से पूंजीगत व्यय कैपिटल आउटले का हिस्सा कितना रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश का ये अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट, इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के कुल बजट व्यय में से पूंजीगत व्यय का पूछा है। ये लगभग 20% के आसपास का रखा है इसको। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो पिछला था 2025, ये सर्वेक्षण तो 2025-26 है, लेकिन बजट 2025-26 का देखा जाए तो पहले ये 19.18% रहने का अनुमान था ये, और इस बार इसको दीर्घकालीन जो आर्थिक विकास है उसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है उस पे जोर देने का इंडिकेशन है ये, और पूंजीगत व्यय को बढ़ाया है इस बार, और ये 22% किया है, पिछली बार ये 19.18। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी प्रणाली में डेटा एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रणाली में डेटा को कलेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डेटा कलेक्ट करने के लिए मेनली सेंसर का यूज किया जाता है। किसका? सेंसर्स का यूज किया जाता है। सेंसर क्या होता है? सेंसर वो उपकरण है जो फिजिकल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसको डिजिटल डेटा में बदलते हैं, जिसको कंप्यूटर या क्लाउड से उसको फिर प्रोसेस किया जाता है। तो आईओटी में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, मेनली सेंसर से किया जाता है। सेंसर क्या होता है? सेंसर ये पहले जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, भौतिक वातावरण, उससे जानकारी प्राप्त करता है, फिर उसको डिजिटल डेटा में बदलता है और फिर कंप्यूटर या क्लाउड द्वारा उसको प्रोसेस किया जाता है। आईओटी का जो डेटा कलेक्शन है उसके मेनली दो ही घटक है। इसका पहला जो घटक है आईओटी के डेटा कलेक्शन का, वो सेंसर है, और इसके अलावा जो दूसरा घटक है वो इसका एक्चुएटर्स है। ये दूसरा घटक है। हालांकि ये डेटा एकत्रित नहीं करते, लेकिन ये एकत्रित डेटा के आधार पे कुछ फिजिकल क्रियाएं करते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑटोमेटिक फैन चालू हो जाएगा, इस तरह की एक्टिविटी ये करते हैं। ये दो ही आईओटी के घटक है, सेंसर और एक्चुएटर्स। किस महिला स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी ने इंदौर में 1942 के आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किया था? इनमें से गंगाबाई हैं। इन्होंने इंदौर में गलियों में घूम घूम के महिलाओं को संगठित किया था और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रदर्शन में अग्रणीय भूमिका निभाई थी इंदौर में। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्टेट प्लानिंग बोर्ड का पूछा है। मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड, देखिए मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1972, अक्टूबर 1972 में। क्योंकि राज्य योजना मंडल का जो पदेन अध्यक्ष है वो हमेशा मुख्यमंत्री होता है, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे उस टाइम पे वो थे प्रकाश चंद्र सेठी, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। अब इसमें जैसे दयाशंकर नाग हैं, ये पहले उपाध्यक्ष थे, इसके वाइस चेयरमैन थे, इसके वाइस चेयरमैन थे पहले स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। डीजी भावे हैं, ये राज्य योजना मंडल के पहले सेक्रेटरी थे, पहले सचिव थे ये। भगवंत राय मंडलोई है, भगवंत राव मंडलोई के टाइम पे योजना मंडल का गठन नहीं हुआ था, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उस टाइम तक ये योजना मंडल का, राज्य योजना मंडल का गठन नहीं हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष जैसे मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष और कुछ मेंबर होते हैं। 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था और राज्य योजना आयोग कर दिया गया था। इसका नाम राज्य योजना मंडल से राज्य योजना आयोग कर दिया गया था 2007 में, और फिर 2020 में इसका फिर से नाम चेंज किया गया है और अब इसका नाम एमपी स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। जैसे नीति आयोग है वैसे ही नीति एवं योजना आयोग 2020 में किया है।
निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल ऐप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक सेवा वितरण के लिए विकसित नहीं किया गया है? सिटीजन सर्विस डिलीवरी के लिए इनमें से कौन सा नहीं है? महास्वयं है, ये महाराष्ट्र सरकार का है, ना कि मध्य प्रदेश सरकार का। मध्य प्रदेश की कोल जनजाति स्वयं को रामायण काल की किस पात्र की संतान मानती है? कोल जनजाति रामायण काल के की संतान मानती है? देखिए, कोल जनजाति स्वयं को माता सबरी की वंशज मानती है और ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो मेनली आप देखेंगे तो रीवा, जबलपुर ये डिवीजन में ज्यादा है और इनका उल्लेख भी है ऋग्वेद और महाभारत में भी इनका उल्लेख है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 9 के अनुसार किसी शिकायत के जांच करते समय आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, धारा के हिसाब से प्रीवियस पेपर चेक कीजिएगा, इसी तरीके से आते हैं। माइनॉरिटी कमीशन का पूछा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कमीशन अधिनियम 1992 की धारा 9 के अनुसार किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, तो ये सिविल कोर्ट के बराबर की जो शक्तियां हैं वो प्राप्त हो जाती है इस धारा के तहत। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य में मध्य प्रदेश का स्कोर 100 रहा है। चीप एंड क्लीन एनर्जी में मध्य प्रदेश का स्कोर क्या रहा है? 100। इसका मुख्य श्रेय किस योजना के सफल क्रियान्वयन को दिया जाता है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है ये। इसके तहत घरों में एलपीजी कनेक्शन हो और 100% बिजली पहुंचाने का जो सुनिश्चित करने का कारण है, इसमें मध्य प्रदेश ने 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त किए हैं। इसमें एक है सौभाग्य योजना, इसमें मध्य प्रदेश ने घरों तक जो बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है वो है सौभाग्य योजना। और उज्ज्वला क्या है? एलपीजी कनेक्शन है उज्ज्वला। तो इन दोनों का रहा है। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश की नींव रखने वाले राणोजी सिंधिया प्रारंभ में पेशवा बाजीराव प्रथम की सेवा में किस पद पर तैनात थे? ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की नींव रखने वाले राणोजी सिंधिया प्रारंभ में पेशवा बाजीराव प्रथम के ये शाही अस्तबल के प्रभारी थे। शाही अस्तबल के प्रभारी या अंगरक्षक, जिन्हें कहा जाता है पागेदार। और ये अपनी योग्यता के बल पे मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली जो सरदार थे वो बने थे। नर्मदा परिक्रमा के मार्ग में स्थित चक्रतीर्थ जहां नर्मदा नदी धनुष के आकार में मुड़ती है, मध्य प्रदेश के किस पवित्र स्थल पर स्थित है? नर्मदा परिक्रमा, इसके मार्ग में है चक्रतीर्थ और यहीं पे नर्मदा नदी धनुष के आकार में मुड़ती है। ये किस जगह पे है? ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी और इसकी एक छोटी सी यहां पे ट्रिब्यूटरी है कावेरी, इसके संगम पे ये मानदाता है और यहीं पे नर्मदा नदी धनुष का आकार कह सकते हैं आप इसको, या जो ओम का आकार है, ओम का आकार, उस आकार में बहती है। और यहाँ के चक्रतीर्थ को परिक्रमा का एक अत्यंत काफी एनर्जेटिक केंद्र माना जाता है। यहाँ एक काफी पॉजिटिव वाइब्स आता है, कभी मौका मिले तो जाना जरूर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, myupsc.in वेबसाइट है, यहाँ से आपको कंप्लीट सिलेबस के नोट्स, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन, पीडीएफ, वीडियोज, ये सब कंप्लीट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, या इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क की संरचना की नकल करने वाले भविष्य के एआई प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? अब ये मानव मस्तिष्क की संरचना की नकल करने वाला भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफी फायदे भी हैं और आने वाले टाइम में इसका काफी ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलेंगी। ये एक तरीके से इसको कहा जा रहा है LOIHI, इंटेल का लोही है, उसके जैसा यह एक चिप है, न्यूरोमॉर्फिक चिप जिसे कहा जा रहा है। इसमें
जो पारंपरिक कंप्यूटर की तरह 0 और 1 के बजाय, जो कंप्यूटर में तो क्या होता है बाइनरी कोड 0 और 1, उसके बजाय इसमें स्पाइस एक्स का यूज किया जा रहा है। जो एक स्पाइस एक्स क्या है, जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है वो स्पाइस एक्स जैसे करता है। तो इससे फ्यूचर में काफी जटिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम भी काफी रिवॉल्यूशनरी होने वाले हैं। जैसे कि इसमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसमें प्रोसेसर और मेमोरी अलग अलग होते हैं। इसके बजाय मानव मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं या जो सिनेप्स हैं, इसकी तरह ही काम करते हैं। इसमें डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज एक ही जगह होता है। सिलेबस में है आईसीटी। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र अपनी जल की आवश्यकता किस नदी पर बांध से बने बांध से पूरी करता है? तो उमरिया में है ये बिरसिंहपुर, उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। इस ताप विद्युत केंद्र को जो वाटर सप्लाई होती है वो जोहिला नदी पे एक डैम बना हुआ है उससे होती है। यहां से कोयला जोहिला कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। इससे वजह है क्योंकि यहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी कम हो लगती है। राजा संग्राम साहब द्वारा जीते गए 52 फोर्ट 52 फोर्ट्स 52 गढ़ों की विस्तृत सूची और उनके साम्राज्य की सीमाओं का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ या अभिलेख में मिलता है? ये राजा संग्राम साहब द्वारा जीते गए जो 52 फोर्ट्स हैं, इनका मंडला जिले में रामनगर शिलालेख है। रामनगर शिलालेख कहाँ है? ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। ये 1667 ईस्वी का है ये शिलालेख, और इसमें ये रामनगर है। इसमें गोंड राजाओं की वंशावली भी दी है। इसमें संग्राम शाह को 52 गढ़ाधिपति कहा गया है और उनके द्वारा जो किले विजय किए गए थे उनकी सूची भी दी गई है, लिस्ट दी गई है। और यह शिलालेख राजा हृदय शाह के काल में इसको उत्कीर्ण किया गया था। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रभावी होने से पहले, ये पुनर्गठन अधिनियम प्रभावी होने से पहले मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें आवंटित थी? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आया 2000, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया। उसमें से टोटल 16 सीटें हुआ करती थी और 16 में से अभी 11 मध्य प्रदेश में रह गई है राज्यसभा की और 5 सीटें राज्यसभा की छत्तीसगढ़ में है। लोकसभा की देखें तो लोकसभा की पहले ये टोटल थी पहले 16, अभी प्रेजेंट में 11 मध्य प्रदेश के पास, 5 छत्तीसगढ़ के पास। लोकसभा की अभी प्रेजेंट में 29 सीट मध्य प्रदेश के पास हैं और 11 सीटें लोकसभा की जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसकी छत्तीसगढ़ के पास है। ये टोटल 40 सीटें थी 2000 से पहले, छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ उससे पहले। विधानसभा की इसमें अभी प्रेजेंट में 230 सीटें मध्य प्रदेश में हैं और 90 सीटों पे चुनाव होता है छत्तीसगढ़ विधानसभा का, और टोटल 320 हुआ करती थी पहले विभाजन से पहले। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन कई बार इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप बाकी लोगों से पीछे हो जाते हैं। कोई भी इजी क्वेश्चन गलत होता है तो आप पीछे हो जाते हैं और कोई मुश्किल क्वेश्चन को आप सही करते हैं तो उसमें आपके ऊपर होने के चांसेस रहते हैं रैंक में। तो जल्दबाजी ना करें, एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और वो जब भी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। मध्य प्रदेश की कोल जनजाति की पारंपरिक पंचायत को गोहिया कहा जाता है। कोल ट्राइब्स में जो पारंपरिक उनकी ट्रेडिशनल जो पंचायत है उसको गोहिया कहा जाता है। इस पंचायत के प्रधान या मुखिया को किस नाम से संबोधित किया जाता है? मध्य प्रदेश की कोल जनजाति पारंपरिक पंचायत को तो गोहिया कहा जाता है। कई बार ये गोहिया पूछ लिया जाता है कि इनको पारंपरिक पंचायत को क्या कहते हैं। गोहिया की जगह कई बार इसमें ऑप्शन में मैयारी भी दे दिया जाता है। अब इसका जो प्रधान या मुखिया है उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा है हमसे। तो उनको कहा जाता है, इसके कई नाम है, कई जगह आपको चौधरी मिलेगा, कई जगह आपको महतो मिलेगा और कई जगह आपको इसका गोटिया मिलेगा। तो ये तीनों एक ही है।
मध्य प्रदेश के 6 जिलों में, और ये 6 जिले कौन से हैं? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। इनमें संचालित तेजस्विनी कार्यक्रम को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? मध्य प्रदेश के इन 6 जिलों में ये वित्तीय सहायता किसके द्वारा दी जा रही है? तेजस्विनी कार्यक्रम के लिए। ये जो तेजस्विनी कार्यक्रम है, ये पिछड़े जो जिले हैं इनमें SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सहायता समूह है, इनको मजबूत करने या फिर उनको मार्केट से जोड़ने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है तेजस्विनी कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इनसे है। और ये इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन कर रहा है? वित्तीय सहायता इसमें मिल रही है IFAID, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये इसमें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मदन सागर झील और दूल्हा देव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक के काल में हुआ माना जाता है? देखिए, ये चंदेल वंश के अंतिम जो ग्रेट रूलर्स रहे हैं उनमें से एक थे मदन वर्मा। 1128 से 1165 तक ये रहे हैं। खजुराहो का दूल्हादेव मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में। मदन सागर लेक ये कहाँ पे है? तो ये जतारा में है, ये जतारा टीकमगढ़ वहां पे। और इनका निर्माण मदन वर्मा के टाइम पे माना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है, दूल्हादेव का जो मंदिर है। यहां से देखिए, एक लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो में, वो यशोवर्मन के टाइम पे बनाया हुआ है। एक कंदरिया महादेव मंदिर का पूछ लिया जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर या विश्वनाथ मंदिर, वो धंगदेव के टाइम का है। हम चंदेल रूलर्स की बात कर रहे हैं, चंदेल शासकों के टाइम पे। यशोवर्मन, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में है, इसके अलावा धंगदेव के टाइम पे कंदरिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर। विद्याधर के टाइम पे कंदरिया महादेव मंदिर का पूरा विस्तार किया गया था। और फिर राहिल के टाइम पे राहिल सागर और सूर्य मंदिर जो महोबा में है, सूर्य मंदिर, वो राहिल देव के टाइम पे बना है। कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश के जिलों को ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ इनको व्यवस्थित करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हो रही है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होके गुजरती है। इसका सही जो क्रम देखा जाएगा तो सबसे ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो सबसे पहले शहडोल आता है, शहडोल इनमें से। फिर उसके बाद में उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, और फिर सबसे वेस्टर्न साइड में रतलाम। शहडोल टू रतलाम, ईस्ट टू वेस्ट, ये ध्यान रखना है आपको। शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन और रतलाम। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और जैन धर्म को समर्पित पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो ये राजा धंगदेव के शासनकाल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। मध्य प्रदेश में टंगस्टन का एकमात्र स्रोत आगर गांव, ये किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में टंगस्टन का जो मुख्य अयस्क होता है, क्या होता है? वुल्फ्रामाइट होता है। टंगस्टन का जो मेन ओर है वो वुल्फ्रामाइट होता है। और मध्य प्रदेश में आगरगांव, ये होशंगाबाद, नर्मदापुरम, इस खनिज का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है, होशंगाबाद, नर्मदापुरम। टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, काफी उच्च गलनांक होता है, और इसलिए इसका यूज बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब के फिलामेंट में, बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें टंगस्टन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इस वजह से।
HTTP संचार के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके जो कम्युनिकेशन है इसके लिए जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है वो पूछा गया है। बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर है वो सेफ नहीं माना जाता है। सेफ जो माना जाता है वो HTTPS, ये S इसमें सिक्योर ही होता है। HTTPS ये सेफ माना जाता है और HTTP जो इसका पोर्ट नंबर 80 है ये सेफ नहीं माना जाता है। असुरक्षित ट्रैफिक के लिए इसका यूज किया जाता है, जबकि HTTPS है ये पोर्ट 443 होता है, इसका सेफ है 443 ये पोर्ट 21 क्या है? ये ऐप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कनेक्शन के लिए होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कनेक्शन के लिए पोर्ट 21, और ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में वर्षा के संबंध में कथनों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेन के अकॉर्डिंग रेनफॉल, बारिश, इसके बारे में एक क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन भी आते हैं इस तरीके के। मॉनसून, क्लाइमेट, रेनफॉल, इसके कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घट जाती है, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व का देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में क्या आता है? इधर दक्षिण पूर्व में बालाघाट है, तो बालाघाट से और उत्तर पश्चिम की तरफ जाते हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे, यहां तो भिंड आता है, भिंड, तो ये इसमें मानसून की नमी कम होती जाती है और बारिश भी कम होती जाती है। मध्य प्रदेश में केवल बंगाल की खाड़ी की जो मानसून शाखा है उससे बारिश होती है। मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी दोनों ब्रांचेज से बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से बारिश होती है। भिंड जिले का गोहद क्षेत्र न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, यहां लगभग 55 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, ये सही है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, सही कौन से हैं? पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स का सबसे लोकप्रिय एग्जाम्पल है, लोकप्रिय उदाहरण है ओपन सोर्स का? ओपन सोर्स लिनक्स एक यूनिक्स जैसा ही है, ये यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका सोर्स कोड किसी के भी द्वारा इसको संशोधित और साझा किया जा सकता है। लिनक्स जो है इसका सोर्स कोड कोई भी एडिट कर सकता है, कोई भी शेयर कर सकता है, जबकि विंडो और जो मैक ओएस है उसमें आपको प्रॉपर्टी जैसा है, उसमें कॉपीराइट वगैरह आपका होता है, सब आपको उसमें मालिकाना हक मिलता है विंडोज और मैक वगैरह में, जबकि लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। ओपन सोर्स इसलिए कहा जाता है इसको। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? एक तो पूछा है सबसे ज्यादा, दूसरा ग्रामीण, और इसमें भी परसेंटेज में। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में देखें तो टॉप 3 जिले आते हैं। डिंडोरी पहले नंबर पे आता है, इसका जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है, ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसका ग्रामीण पूछा है इसमें तो 95.4% लोग इसमें ग्रामीण जनसंख्या है, प्रतिशत है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आता है अलीराजपुर आता है, दूसरे नंबर पे अलीराजपुर का 92.2% है, और तीसरे नंबर पे आता है इसमें झाबुआ, जो अलीराजपुर से अलग होके झाबुआ, इसका आता है 91%। तो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका ग्रामीण पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है। अब अगर हमसे सर्वाधिक की जगह न्यूनतम पूछ लिया जाए, मिनिमम पूछ लिया जाए, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में वो मध्य प्रदेश के वो जिले जिनकी ग्रामीण पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कम है, टोटल पॉपुलेशन और उसमें ग्रामीण में कितने लोग रहते हैं वही परसेंटेज में निकलता है। तो सबसे कम जो है वो भोपाल है, भोपाल में 19.1% इसका रूरल पॉपुलेशन है, बाकी अर्बन पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पे इंदौर है, इंदौर में 25.9% रूरल पॉपुलेशन है, और तीसरे नंबर पे है ग्वालियर। ग्वालियर का जो रूरल पॉपुलेशन है ये
37.3% है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन से आप ग्रामीण के टॉप 3 और बॉटम 3 ध्यान में रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा डिंडोरी। आजाद नगर नामक ताम्रपाषाणिक स्थल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आजाद नगर पूछा है। ये एक ताम्रपाषाणी काल का स्थल है मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे तो कायथा, एरन, नवदा टोली, डांगवाड़ा, बेशनगर, ये कई प्रमुख स्थल हैं जो इसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ताम्रपाषाण कालीन। जैसे कायथा है, कायथा ये उज्जैन में है। कायथा कहाँ है? उज्जैन में है। और यहाँ पे एक रिवर है, छोटी काली सिंध रिवर। छोटी काली सिंध रिवर उसके किनारे है ये। दूसरा जो नवदा टोली है, नवदा टोली ये खरगोन जिले में आता है। खरगोन जिले में आता है और ये नर्मदा नदी के तट पे है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश में। तीसरा इसमें एरन है। एरन ये सागर जिले में है और ये है बीना नदी के किनारे। चौथा जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है वो आवरा है। आवरा, ये आवरा है, ये मंदसौर जिले में आता है और यहां पे चंबल रिवर है। एक और है यहाँ पे डांगवाला। डांगवाला है, ये उज्जैन में ही है और ये भी चंबल नदी के उस पे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आजाद नगर मूसा खेड़ी जो स्थल है, आजाद नगर मूसा खेड़ी, ये इंदौर में है। सतपुड़ा पर्वतमाला के सबसे पूर्वी भाग मैकल रेंज की आकृति कैसी है? सतपुड़ा है, इसका ईस्टर्न साइड का जो विस्तार है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। सतपुड़ा का विस्तार, ईस्टर्न साइड का जो विस्तार है उसको मैकल रेंज कहा जाता है। जो साउथ ईस्ट में देखेंगे छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है वो मैकल रेंज है। अब इसकी जो आकृति है वो हाफ मून शेप्ड होती है। हाफ मून शेप्ड, हाफ मून शेप्ड इसकी आकृति होती है, अर्धचंद्राकार। मध्य प्रदेश में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? पंचायतों की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है इसकी का समीक्षा करना है तो इसके लिए एक वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वो पूछा हमसे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 आई है। इसके तहत राज्य का राज्यपाल हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है। मध्य प्रदेश में पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1994 में। मध्य प्रदेश में पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन राज्य के गवर्नर द्वारा किया जाता है और यह संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत आता है। हर 5 साल में जरूरी होता है इसका गठन करना, राज्यपाल करता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026, ये विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात हो रही है। जो मेंस का है, मेंस का T20 वर्ल्ड कप अभी इंडिया में हो रहा है और इसका फाइनल इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, ये 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा इसका। लेकिन हमसे पूछा है महिला T20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसकी मेजबानी इंग्लैंड करेगा। महिलाओं के लिए जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2026 में वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन होगा। इसमें टोटल 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये 12 जून 2026 से और 5 जुलाई 2026 तक
महिलाओं के लिए जो T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन किया जाएगा और इसका फाइनल मैच होगा लॉर्ड्स में, जो लंदन में है। तो काफी प्रतिष्ठित क्रिकेट ग्राउंड है लंदन में, लॉर्ड्स, वहां पे ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गणतंत्र दिवस 2000, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो विमेन्स की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? अभी जो 4 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था कंप्यूटर वाला, उसमें पूछा था वो क्वेश्चन विमेन्स क्रिकेट टीम का। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को पद्मश्री, खेल के फील्ड में किन्हें दिया गया है? भगवान दास रायकवार को दिया गया है खेल के फील्ड में, क्योंकि इन्होंने जो एक युद्ध कला है, बुंदेली आर्ट युद्ध कला, उसके लिए मिला है इनको। इसके अलावा देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2026 में 4 लोगों को ही दिया है। डॉक्टर नारायण व्यास को दिया गया है पुरातत्व के लिए, आर्कियोलॉजी के लिए। बुंदेली युद्ध कला के लिए इन्हें दिया गया है, वो स्पोर्ट्स में दिया है। मोहना नगर है, इन्हें जल पुरुष के रूप में, एनवायरमेंट का प्रहरी कहा जाता है। कैलाश चंद्र पंत हैं, इन्हें हिंदी विचारधारा के सजग प्रहरी माने जाते हैं, तो इनको लिटरेसी साहित्य में दिया गया है, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। इनको सामाजिक सेवा और पर्यावरण के लिए दिया गया है मोहन नागर को, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चारों में से एक का पूछा जा सकता है। बैगा जनजाति की पारंपरिक खराद कला और उनके द्वारा प्रयुक्त बाद चित्रकला किस अवसर पर बनाई जाती है? बैगा समुदाय, जो अच्छा मौका होता है जन्म के टाइम पे, विवाह के टाइम पे, अक्सर दीवारों पे बाघ चित्र वगैरह बनाते हैं, जो ये दिखाता है सौभाग्य और उनके जो एक उनका जो वंश है, जो उनकी डायनेस्टी वो आगे बढ़ रहा है, वंश आगे बढ़ रहा है, उसको दिखाया जाता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के बारे में लिखा था? ये इतनी समृद्ध थी कि यहाँ के लोग अपने टैक्सेज सोने के सिक्के और हाथियों में चुकाते थे। अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखा है उसमें किस रियासत के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग इतने समृद्ध थे? देखिए, एक टाइम था जब लगभग 25% पूरी दुनिया की जीडीपी है ना, वो भारत के थी। 25, पूरी दुनिया का जो जीडीपी था उसका 25% इंडिया के पास था। फिर मुगल्स, और फिर मुगल्स के बाद में ब्रिटिशर्स, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए थे, जब लगभग 3 से 4% के आसपास का जीडीपी का रह गया था, तो ये लूटपाट काफी रही है। पहले मुगल्स आए लूटने के लिए और फिर ब्रिटिशर्स। ये कहा गया था गोंडवाना के बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में। अबुल फजल ने अपनी, इनकी एक काफी फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध बुक है, पुस्तक है इनकी आईने अकबरी, अकबरनामा। इसमें गढ़ा कटंगा विवरण है, गढ़ा कटंगा रियासत जो गोंडवाना है, गोंडवाना साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं इसको, इसके बारे में लिखा है। इसमें लिखा था इन्होंने कि यहाँ के लोग काफी टैक्स वगैरह सोने के सिक्के और हाथी दिया करते थे, और अकबर ने आक्रमण किया था यहाँ पे 1564 में, और उस टाइम पे रानी दुर्गावती के हाथों में थी, यहाँ की जो बागडोर थी, जो वीरांगना थी रानी दुर्गावती, उनके हाथों में थी। इस साम्राज्य में लगभग अबुल फजल का जो आईने अकबरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 7000 के आसपास गांव शामिल थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन हो रहा है? देश में जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना परसेंटेज मध्य प्रदेश में हो रहा है? अभी प्रेजेंट में 9% मध्य प्रदेश में हो रहा है, और अब इसको टारगेट किया गया है 20% तक बढ़ाने का। इसको 20% तक बढ़ाने का टारगेट किया गया है, 9 से लक्ष्य रखा गया है सरकार ने इसको 20% तक बढ़ाने का।
विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 के राष्ट्रीय लोकगीत प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 का आयोजन हुआ है भारत मंडपम। यहाँ पे जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसमें मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक दल ने लोकगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति इसके लिए मध्य प्रदेश ने 2026 को एग्रीकल्चर ईयर कह सकते हैं, किस कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसके तहत मध्य प्रदेश के किस जिले को मक्का निर्यात हब के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश स्वीकृत किया गया है? मध्य प्रदेश में 2026 का जो साल है उसको कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। अब इसमें मक्का निर्यात हब, मेज एक्सपोर्ट हब किस जिले में बनेगा ये पूछा हमसे, तो ये इसके लिए जो 100 करोड़ है ये छिंदवाड़ा में बनाया जाएगा 2026 में। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा मक्का आधारित, और मक्का का सीधे निर्यात दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को यहां से किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाणिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करना है। चालकोलिथिक एरा के बारे में है। कायथा की खोज वीएस वाकणकर ने की थी और इसे वराहमीर की जन्म स्थली माना जाता है। कायथा उज्जैन में है, पहली ज्ञात ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है और ये बिल्कुल सही है। इसकी खोज वीएस वाकणकर ने की थी और ये वराहमीर की जन्म स्थली भी मानी जाती है। एरण से प्राप्त ताम्रपाषाण साक्ष्यों में सती प्रथा का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेख मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। नवदा टोली खरगोन का उत्खनन एचडी सांकलिया द्वारा किया गया था, जो भारत का सबसे विस्तृत उत्खनित ग्रामीण ताम्रपाषाण कालीन स्थल माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अनाज के साक्ष्य यहीं से मिले थे, सबसे ज्यादा साक्ष्य अनाज के, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी के साक्ष्य नवदा टोली से ही मिले थे। जबकि भानुगुप्त के समय का जो अभिलेख है उसमें मिलता है सती प्रथा का, जो यहां से प्राप्त हुआ था एरण से। तीनों ही ये करेक्ट है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के क्रियान्वयन के संबंध में कौन सा गलत है? इसमें गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243I के तहत किया जाता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो गठन किया जाता है वो 243K के तहत किया जाता है। 243I का हमने पढ़ा स्टेट फाइनेंस कमीशन का ऊपर अभी क्वेश्चन में, तो ये गलत है, बाकी सही है। कई बार ये जो 50% आरक्षण है महिलाओं का, ये पूछ लिया जाता है, पहले 33 था, ये बढ़ा के 50 कर दिया गया है पंचायतों में। मध्य प्रदेश की मिट्टी और उनके संबंध में पूछा है। मालवा के पठार के पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी की अधिकता है, ये बिल्कुल सही है। मालवा के पठार गहरी काली मिट्टी, इस क्षेत्र का निर्माण डेक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों की वजह से हुआ है, ये दोनों ही सही है। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025-26 के संदर्भ में लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किए जा रहे क्षेत्रों का मिलान करना है। जो एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? 2025 की है ये, तो 2025-26 के अकॉर्डिंग पूछा हमसे। देखिए पीथमपुर है, पीथमपुर ये भारत का डेट्रियोट है और अब ईवी हब बनने जा रहा है ये, तो इसमें थर्ड। मक्सी साजापुर और बुरहानपुर ये टेक्सटाइल के लिए चिन्हित किए गए हैं, और जबलपुर यहां पे रक्षा एवं आयुध क्लस्टर, जबलपुर यहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह डिफेंस प्रोडक्शन का केंद्र बनाया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है 3, 2, 1। बी इसका करेक्ट आंसर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के भौतिक विभाजन के संबंध में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? वेस्ट टू ईस्ट पूछा है सतपुड़ा रेंज का।
देखिए सतपुड़ा में अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, सबसे ईस्टर्न मैकल रेंज है और सबसे वेस्ट में देखेंगे तो राजपीपला है। तो सबसे वेस्टर्न सतपुड़ा की 3 श्रेणियां हैं, इनसे सतपुड़ा बना है। राजपीपला, बीच में महादेव रेंज, फिर मैकल रेंज। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। और भी कोई क्वेरी हो, कोई इश्यू हो तो इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। नमस्कार।